नमस्कार। आज हम भारत के हालिया इतिहास के कुछ बहुत ही मुश्किल और संवेदनशील पन्नों को पलटने वाले हैं। बिल्कुल, और ये वो पन्ने हैं जिन पर पिछले लगभग 3 दशकों में आतंकवाद ने कई कई गहरे जख्म दिए हैं। हाँ, और आज हम सिर्फ उन घटनाओं की एक लिस्ट नहीं दोहराएंगे। हम द स्कार्स ऑफ अ नेशन, इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेरर नाम के हमारे स्रोत की मदद से उन हमलों के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जैसा कि हमारे स्रोत में भी कहा गया है कि ये कहानी सिर्फ धमाकों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये कहानी है इंसानों की, उस व्यवस्था की और उन सच्चाइयों की जिनके बारे में अक्सर आप कह सकते हैं कम बोला जाता है। हमारा मकसद है कि हम उन तारीखों के पीछे छिपे सबक को ढूंढें। बिल्कुल, तो चलिए इस गहरी पड़ताल में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं उस एक दिन से जिसने भारत में आतंकवाद के मायने ही बदल दिए। 12 मार्च 1993, मुंबई सीरियल ब्लास्ट। एक ही दिन में 12 धमाके। हाँ, पूरा का पूरा शहर जैसे थम गया था। 257 मौतें, 1400 से ज्यादा लोग घायल। ये आंकड़े आज भी दिल दहला देते हैं। देखिए, इसमें हैरान करने वाली बात सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो तो थे ही, पर असल चीज थी हमलों का तरीका। तरीका? जी। किस लिहाज से? ये भारत में पहला बड़ा सीरियल ब्लास्ट अटैक था। मतलब एक के बाद एक सोची समझी कड़ी में। इससे पहले आरडीएक्स का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं देखा गया था। और निशाने भी बहुत सोच समझकर चुने गए थे। बिल्कुल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, बड़े बड़े होटल्स, ये साफ इशारा था कि हमलावर भारत की आर्थिक राजधानी की रीढ़ तोड़ना चाहते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक हमला था या इसने आने वाले हमलों के लिए एक तरह से एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक खतरनाक मिसाल थी। एक मिसाल? हाँ, इसने दिखा दिया कि एक ही दिन में पूरे शहर को कैसे बंधक बनाया जा सकता है। इसने हमारी सुरक्षा एजेंसियों को पहली बार एहसास कराया कि उनकी लड़ाई अब गली कूचों के अपराधियों से नहीं है, बल्कि एक ऐसे दुश्मन से है जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, ट्रेनिंग है और घातक हथियार हैं। 1993 ने भारत की आंतरिक सुरक्षा की पूरी सोच को आप कह सकती हैं झकझोर कर रख दिया था। एक वेकअप कॉल था वो। तो 1993 ने साफ कर दिया कि मकसद आर्थिक कमर तोड़ना है। लेकिन फिर कुछ साल बाद निशाना बदला और ये हमला आर्थिक नहीं था, ये सीधे सीधे भारत के स्वाभिमान पर था। लोकतंत्र के प्रतीक पर। हाँ, लोकतंत्र के प्रतीक पर। मैं बात कर रही हूँ 13 दिसंबर 2001 की, संसद पर हमला। और इस हमले का प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा था। ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, आतंकवादी उस जगह तक पहुंच गए थे जहां देश के कानून बनते हैं, जहां लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत बैठती है। बिल्कुल। और स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है कि उनका मकसद सिर्फ अंधाधुंध गोलियां चलाना नहीं था। अच्छा। वो संसद के सेंट्रल हॉल में घुसना चाहते थे, जहां उस वक्त प्रधानमंत्री, गृहमंत्री समेत देश का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद था। वो उन्हें बंधक बनाना चाहते थे। ये तो कल्पना से भी परे है। अगर वो कामयाब हो जाते तो देश में एक अभूतपूर्व संकट खड़ा हो जाता। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये देश के पूरे नेतृत्व को खत्म करने की साजिश थी। और इसका असर सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं रहा है ना? बिल्कुल नहीं। इसने तो भारत पाकिस्तान को लगभग जंग के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया था। ऑपरेशन पराक्रम महीनों तक सीमा पर तनाव बना रहा था। सही कहा। इस एक घटना ने देश की विदेश और रक्षा नीति पर बहुत गहरा असर डाला, लेकिन इसके साथ ही देश के अंदर भी एक बड़ी बहस छिड़ गई, सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर। जी। और इसी घटना के बाद पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जैसा सख्त कानून लाया गया। ये साफ हो गया था कि आतंकवाद अब सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, जिसके लिए एक अलग और ज्यादा मजबूत नजरिए की जरूरत थी। इसके बाद कुछ साल बीते और फिर आया साल 2008। स्रोत इसे भारत के लिए सबसे खतरनाक सालों में से एक कहता है। और सही कहता है। सिर्फ 6 महीनों के अंदर जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद और फिर दिल्ली, एक के बाद एक शहर दहल रहे थे। क्या ये सब अलग अलग हमले थे या इनके पीछे कोई एक ही पैटर्न था? नहीं, इनके पीछे एक बहुत ही शातिर रणनीति और एक ही संगठन था, इंडियन मुजाहिदीन। और उनका तरीका नया था। नया तरीका? वो धमाकों से ठीक पहले मीडिया को एक ईमेल भेजते थे। उसमें
वो हमले की जिम्मेदारी लेते थे और अगला निशाना कौन हो सकता है इसकी धमकी भी देते थे। मतलब ये सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। बिल्कुल। मकसद था देश में लगातार डर और अविश्वास का माहौल बनाए रखना, ये संदेश देना कि आपका शहर, आपका बाजार, कुछ भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये हो कैसे पा रहा था? क्या ये सिर्फ सुरक्षा की कमी थी, या फिर जैसा स्रोत में इशारा किया गया है, ये इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच तालमेल की भारी कमी का नतीजा था? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उस वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां काफी हद तक अलग-अलग काम करती थीं। मतलब एक साइलो में। हाँ, एक तरह से। उनके बीच रियल टाइम में जानकारी साझा करने का कोई मजबूत सिस्टम नहीं था। अगर जयपुर ब्लास्ट के बाद मिले सुरागों को तुरंत दूसरी एजेंसियों से साझा किया जाता, तो शायद अहमदाबाद या दिल्ली के धमाकों को रोका जा सकता था। तो 2008 के इन सिलसिलेवार धमाकों ने हमें ये एक कड़वा सबक सिखाया। हाँ, कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारी एजेंसियों को एक टीम की तरह काम करना ही होगा। और जब लग रहा था कि 2008 इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, तब आया 26 नवंबर 261। एक ऐसा जख्म जो शायद आज भी हाँ, आज भी हर भारतीय के दिल में ताजा है। ये हमला पिछले सभी हमलों से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग। ये सिर्फ बम धमाके नहीं थे, ये एक शहरी युद्ध जैसा था। हाँ, 26/11 कई मायनों में एक गेम चेंजर था। पहली बार आतंकवादी समुद्र के रास्ते से आए। पहली बार उन्होंने बमों की जगह AK-47 और ग्रेनेड का इस्तेमाल करके एक शहर को 60 घंटों तक बंधक बनाए रखा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लाइव मीडिया का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। अच्छा, वो कैसे? वो होटलों में टीवी देखकर जान रहे थे कि कमांडो कहाँ से आ रहे हैं, सुरक्षा बलों की क्या रणनीति है। ये आतंक का एक ऐसा विभत्स रूप था जिसे भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। तो जाहिर है इस हमले ने हमारी कई कमजोरियों को उजागर किया, समुद्री सुरक्षा से लेकर कमांडो ऑपरेशन तक। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि इसने हमें कुछ सिखाया भी। हाँ, बहुत कुछ सिखाया। NSG हब बने, समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया गया, ये सब तो हुए ही, लेकिन स्रोत एक और बारीक बदलाव की ओर इशारा करता है। वो क्या था? वो था मीडिया मैनेजमेंट। 26/11 के दौरान लाइव कवरेज ने अनजाने में आतंकवादियों की मदद कर दी थी। इसके बाद ऐसे संकट के समय में मीडिया को क्या और कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, इसे लेकर सरकार और मीडिया संस्थानों के बीच एक पूरी तरह से नई बहस और नए प्रोटोकॉल की नींव रखी गई। मतलब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सूचना के क्षेत्र में भी लड़ी जाने लगी। बिल्कुल। 26/11 ने हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाकर ये सबक सिखाया। अभी तक हम उन हमलों की बात कर रहे थे जिनका चेहरा शहरी था और जिनकी जड़ें अक्सर सीमा पार थीं। लेकिन भारत एक और तरह की लड़ाई भी लड़ रहा है, जो शहरों की चकाचौंध से दूर घने जंगलों में लड़ी जाती है। हाँ, स्रोत हमें नक्सली IED ब्लास्ट की तरफ ले जाता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर हम आतंकवाद पर चर्चा करते हुए भूल जाते हैं। नक्सली हिंसा, जिसे वामपंथी उग्रवाद भी कहते हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए दशकों से एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन इनकी लड़ाई का तरीका और मकसद दोनों ही अलग हैं। बिल्कुल अलग। ये गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते हैं और इनका सबसे बड़ा हथियार है IED, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। और इनके निशाने पर अक्सर आम नागरिक नहीं होते। नहीं, इनके निशाने पर होते हैं पुलिस और CRPF के जवान। ये घात लगाकर हमला करते हैं, सड़कों के नीचे IED बिछा देते हैं। तो ये लड़ाई किस चीज की है? ये लड़ाई है विचारधारा की और संसाधनों की। ये जल, जंगल, जमीन के नारे के साथ लड़ी जा रही है। इसका मकसद किसी दूसरे देश को अस्थिर करना नहीं है, बल्कि भारतीय राज्य को ही कमजोर करना और अपने प्रभाव वाले इलाके में एक समानांतर सरकार चलाना है। तो जब हम दंतेवाड़ा या सुकमा में किसी बड़े IED ब्लास्ट की खबर सुनते हैं जिसमें दर्जनों जवान शहीद हो जाते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि ये भी आतंकवाद का ही एक रूप है। बस इसका संदर्भ और दुश्मन की परिभाषा दोनों अलग हैं। तो एक तरफ सीमा पार से प्रायोजित जिहादी आतंक और दूसरी तरफ देश के भीतर संसाधनों और विचारधारा की ये लड़ाई। इन 3 दशकों की यात्रा को देखें तो साफ है कि भारत ने आतंकवाद का हर रूप झेला है। हर हमले ने एक गहरा जख्म दिया है। और जैसा कि स्रोत के अंत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, हर धमाका सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक इंसान की जिंदगी, एक परिवार की कहानी और एक राष्ट्र का दर्द है। ये बहुत सच्ची बात है। आंकड़े हमें नुकसान का पैमाना बता सकते हैं, लेकिन वो उस दर्द को कभी नहीं बता सकते जो पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद
स्रोत एक उम्मीद की बात भी करता है। वो कहता है कि भारत ने बहुत खोया है, लेकिन हर बार और मजबूत बनकर खड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है। हर हमले के बाद देश ने अपनी कमियों से सीखा है, अपनी सुरक्षा को बेहतर किया है और एक राष्ट्र के रूप में और ज्यादा एकजुट हुआ है। बिल्कुल। इन सभी घटनाओं ने निस्संदेह भारत के सुरक्षा एजेंसियों और नीतियों को पूरी तरह से बदल दिया है। आज का भारत सुरक्षा के मोर्चे पर 30 साल पहले के भारत से बहुत अलग और ज्यादा तैयार है। लेकिन मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये तो हुई व्यवस्था की बात, पर इन लगातार हमलों ने आम नागरिकों के आपसी विश्वास और समाज के ताने बाने पर क्या असर डाला है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब किसी हमले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है, तो क्या वो हमारे सामाजिक सौहार्द की जड़ों को धीरे धीरे खोखला नहीं करता? सुरक्षा बल तो मजबूत हो गए, पर क्या एक समाज के तौर पर हमारा आपसी भरोसा भी उतना ही मजबूत रहा? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।